नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 15 के अंतर्गत अब तक अनुवाद इस टॉपिक के अंतर्गत अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप एवं उसके प्रकार और साथ ही साथ इसके पहले के लेक्चर में हमने अनुवादक के गुण, इसकी चर्चा जो है विस्तार से की है। आज हम इसी टॉपिक में से अगला मुद्दा जो है सफल अनुवाद की विशेषताएं, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी तक अनुवाद के संदर्भ में जो भी कुछ सैद्धांतिक बातें देखी है, अर्थ के स्तर पर, स्वरूप के स्तर पर, प्रकारों के स्तर पर या अनुवादक के गुणों के स्तर पर, तो हमें उन सभी तथ्यों से यह समझ में आया होगा कि अनुवाद भाषा के आधार पर चलने वाली प्रक्रिया है और भाषा के आधार पर जो मूल लेखक अपने भावनाएं, अपने विचार, अपने अभिव्यक्ति वहां पे प्रस्तुत करता है, उस अभिव्यक्ति में अनुवादक का जो दायित्व है वो बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। और उस दायित्व को संभालते हुए या उस दायित्व का संरक्षण करते हुए अनुवादक ने अपना कार्य, अपना कर्म जो है पूरी निष्ठा के साथ, पूरी रुचि के साथ, ईमानदारी के साथ अगर संपन्न किया तो सही मायने में वहां पे अनुवाद जो है सफल माना जाता है। मैं आगे की बात बता देता हूं कि सफल अनुवाद किसे कहें। समझ लीजिएगा कि सफल अनुवाद के ज़्यादा कुछ निकष नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि अनुवाद में जो कुछ सिद्धांत है, सममूल्यता सिद्धांत, या कुछ न जोड़ो न छोड़ो, ये कुछ जो तथ्य है अनुवाद के संदर्भ में कहे जाते हैं, तो इसके आधार पर जब विचार करेंगे तो सफल अनुवाद वही होता है जो अनुवाद मूल लेखक के साथ या मूल लेखक की अभिव्यक्ति के साथ मिलजुल कर प्रस्तुत होता है। मतलब क्या है कि अनुवाद में एक तो अनुवादक को छूट नहीं होती कि वे अपने विचारों को, अपने ज्ञान को जो है उस अनुदित पाठ में प्रदर्शित करे। इसलिए अनुवादक निरंतर ये अपेक्षा रखता है, या अनुवाद के बारे में यही बात कही जाती है कि अनुवादक भले ही कितना बड़ा सर्जक हो, कितना बड़ा लेखक हो, लेकिन उसे हमेशा मूल लेखक का अनुसरण करना जरूरी है। अर्थात उसने निरंतर जो है मूल लेखक के साथ जुड़े रहना जरूरी है। उसका जो कार्य होता है, अनुवादक का जो कार्य होता है, वो दूसरे स्तर पर चल रहा होता है। उसकी भूमिका मात्र यही होती है कि मूल रचना में जो भी कुछ बातें लिखी है, उन बातों को या उन विचारों को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने का जिम्मा जो है अनुवादक का होता है। और इस कार्य को करते समय अनुवादक ने कहीं पर भी मूल लेखक की तथ्यों को या विचारों को छोड़कर अपने विचार उसमें घुसेड़ना नहीं है, या उसमें मिला देना नहीं है, या जोड़ना नहीं है। अर्थात इन बातों से आपको समझ में आया होगा कि अनुवादक के हाथ में मूल रचना के सिवा या मूल लेखक के विचारों के सिवा दूसरे विचार वहां पे नहीं होते, या दूसरे तथ्य वहां पे नहीं आ सकते। सफल अनुवाद के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र के जो विद्वान हैं उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है जिसके आधार पर वो मानते हैं कि सफल अनुवाद वही कहा जाएगा जो मूल रचना के समान हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा कि मराठी की कोई रचना है या मराठी की कोई कहानी है, उस कहानी को पढ़ने के बाद मराठी के पाठक जितने प्रभावित हुए थे उतने ही प्रभावित जो है अनुदित पाठ के पाठक अगर वहां पे हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि वह अनुवाद लगभग सफल हो चुका है। उसके पीछे की वजह यह है कि अनुवाद में यही ध्यान रखना होता है कि मूल लेखक जो भी कुछ कह रहा है, मूल लेखक अपनी भावनाओं को जिस तरह से व्यक्त कर रहा है, अपने विचारों को जिस शैली के आधार पर प्रस्तुत कर रहा है, अनुवादक ने उसको भली भांति भांपना है और उसको ग्रहण करते हुए एक तो मूल लेखक की शैली का अनुसरण करना है, साथ ही साथ उस मूल लेखक के भावनाओं को ज्यों का त्यों जो है अपनी लक्ष्य भाषा में वहां पे उतार देना है, तभी जाकर वह अनुवाद जो है सफलता की कोटि तक आ जाता है। विद्वानों ने इसके संदर्भ में बहुत सारे ऐसे बातें बताई है। मूल लेखक के साथ तादात्म्य में प्रस्थापित करना मतलब क्या है? मूल लेखक के साथ तादात्म्य में प्रस्थापित करने से तात्पर्य यह है कि अनुवादक ने जो रचना अपने अनुवाद के लिए ली है, उस रचना का जो लेखक है, उस लेखक की स्वाभाविक विशेषताएं, उस लेखक के जो विचार है, भाव भावनाएं हैं,
उस मूल रचना में ढूंढने हैं, और उसको ढूंढने के पश्चात उसने कहीं पर भी मूल रचना में जो भी बातें नहीं कही गई है उसका अगर जिक्र वो अनुदित पाठ में करता है तो कहीं ना कहीं अनुवाद जो है दूसरी दिशा की तरफ चला जाता है। इसलिए सफल अनुवादक के लिए या सफल अनुवाद बनाने के लिए अनुवादक को सर्वप्रथम मूल लेखक के साथ तादात्म्य प्रस्थापित करना होता है। तादात्म्य से तात्पर्य यह है कि उसके साथ जुड़ जाने के संदर्भ में है, अर्थात अनुवादक भले ही कितना व्यक्तित्व वाला हो, कितना ही अनुभवी हो और कितना ही उसकी क्षमता जो है विकसित हो, लेकिन मूल लेखक की धारणा या मूल लेखक के विचार, मूल लेखक की अभिव्यक्ति, उसे छोड़कर वो अनुवाद नहीं कर पाएगा या नहीं करना चाहिए। अगर वो वैसा करता है तो वहां पे अनुवादित पाठ में ऐसा हो जाता है कि अनुवादक का व्यक्तित्व हावी हो जाता है और रचनाकार का जो मूल रचनाकार जो है या अनुदित पाठ के जो पाठक है मूल रचना के लेखक को जो है वहां पे दबा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए अनुवादक ने ये बखूबी ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी किसी सामग्री का वो अनुवाद कर रहा है तो उसमें मूल लेखक के विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि जो का त्यों उन विचारों को अपनी भाषा में, अनुवादक की भाषा में वहां पे प्रस्तुत करना आवश्यक है। अर्थात न कुछ जोड़ना और न कुछ छोड़ना, ये जो कुछ प्रवृत्ति है अनुवाद के संदर्भ में मान्यता उसको मिल गई है। इसमें यही कहा गया है कि मूल लेखक जितना कह रहा है उतना ही अनुवादक ने वहां पे लिखना जरूरी है, और मूल लेखक ने न कुछ अगर लिखा नहीं है और तो अनुवादक अगर चाहता है कि इसमें ये जुड़ जाना चाहिए तो ये भी जो है जुड़ाव की जो प्रवृत्ति है वहां पर ज्यादा दिखाई न दे। अर्थात सफल अनुवाद बनाने के लिए मूल लेखक जितना अनुवादक जो है मूल लेखक का जितना अनुसरण करेगा अनुवाद जो है उतना सफल होता हुआ दिखाई देगा। असल में अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज मूल रचना की होती है, या मूल रचना को एक अनन्य साधारण महत्व होता है, क्योंकि उसी के आधार पर जो है हम लक्ष्य भाषा के अंतर्गत जो है उस पाठ को लेके जा रहे होते हैं। अर्थात मूल रचना या स्रोत भाषा में लिखी गई बातों को जब अनुवादक जो का त्यों वहां पे लक्ष्य भाषा में लाएगा तभी वो अनुवाद जो है सफल होगा। इसलिए अनुवाद में मूल रचना या स्रोत भाषा महत्वपूर्ण मानी जाती है, मूल लेखक को महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसी के आधार पर अनुवादक उसी महत्ता को समझते हुए उन रचना को या उस विचारों को वह अगर अनुदित पाठ में प्रस्तुत करता है तो वह अनुवाद जो है सफल माना जाएगा, अर्थात सफल होगा ही। असल में अनुवाद के संदर्भ में और एक बात कही जाती है कि कोई भी अनुवाद जो है 100% सही नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है कि भाषा जो होती है वो अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने अभिव्यक्ति क्षमता में, अपनी अपनी भाषिक संरचना में एक विशिष्ट प्रकार से काम कर रही होती है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी भाषा का ले लीजिएगा। अंग्रेजी का कोई कहानी है या कोई रचना है, समझ लीजिएगा कि अंग्रेजी की रचना अगर आप इसको हिंदी में लेके आ रहे हैं या हिंदी में अनुवादित कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि अंग्रेजी जो भाषा है वो विदेश की है, विदेश की समाज की भाषा है और विदेशी समाज की संस्कृति अलग है। तो उस संस्कृति के आधार पर, उस समाज के आधार पर वहां पे उस रचना में जो भी कुछ तथ्य या विचार जो है या जो भी कुछ तत्व वहां पे आ गए होते हैं उसका जो का त्यों अनुवाद जो है हम हिंदी में नहीं कर सकते। उसके पीछे की वजह यह है कि हिंदी एक विशिष्ट प्रदेश की भाषा है और अंग्रेजी जो है एक विशिष्ट प्रदेश की भाषा है। तो दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो हमें आशय के स्तर पर हम उसको जोड़ सकते हैं। मूल लेखक अंग्रेजी में जो भी कुछ लिख रहा है उस आशय को अगर अनुवादक ने सही तरीके से समझ लिया, उसी को हिंदी के अनुरूप अगर ढालने की कोशिश की और हिंदी में जो भी कुछ उपलब्ध सामग्री है या उपलब्ध पर्याय जो है उस आशय को व्यक्त करने के लिए अनुवादक अगर उस आशय को व्यक्त करने में सफल हो जाता है तो अनुवाद जो है लगभग 100% की बजाय 90% तक वहां पे सही बन जाता है। भाषिक विशिष्टता होने के कारण कोई भी अनुवाद 100% सही नहीं बनता। उसके पीछे की वजह यह है, देखिएगा वहां की मान्यताएं अलग है, वहां की संस्कृति अलग है, वहां के रीति रिवाज अलग है, वहां के खान पान अलग है, वहां की पोशाक की पद्धति अलग है, रहन सहन अलग है।
ये सभी जो बिखराव जो होता है या ये जो अलगता होती है, जो का तो हम जो है उसको हमें अभी लक्ष्य भाषा में उसको ला नहीं पाते। हमारे लिए ये सरल बन जाता है कि हम उसका देशीकरण करें, हमारी भाषा में जो भी कुछ उसके लिए सहायक है उसके अनुरूप ही उसको प्रस्तुत करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये सफल अनुवाद जो होता है उसको हम 90% तक मान सकते हैं कि जो अनुवाद मूल रचना के करीब लगभग 90% आ जाता है वो मान लीजिएगा कि सफल अनुवाद माना जाता है। मैं और एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि मराठी की एक रचना है दया पवार द्वारा लिखी गई बलूत नामक। अब बलूत जो ये आत्मकथा है दया पवार की, ये मराठी में लिखी गई है और मराठी भाषा की अपनी विशेषता है, अपनी व्यवस्था है और अपनी अपनी उच्चारण प्रणाली है। तो दया पवार ने बलूतों को जब वहां पे महाराष्ट्र को केंद्र में रखकर या महाराष्ट्र की भावभूमि में, महाराष्ट्र के वातावरण में उसको लिखा, तो वहां पे उसका अनुवाद जो है डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने अछूत नाम से हिंदी में किया है। अब देखिएगा कि एक तरफ बलूत उस आत्मकथा का नाम है और दूसरी तरफ अनुवाद उसका जब हो जाता है तो उसके लिए अछूत नाम दिया जाता है। तब उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिएगा, जब मैंने अनुवादक को यह प्रश्न किया कि बलूत एक विशिष्ट शब्द है, उसका एक विशिष्ट अर्थ है और वह विशिष्ट प्रथा के लिए वहां पे स्वीकारा जाता है महाराष्ट्र में, लेकिन अछूत जो शब्द है वह पर्याय के रूप में उसको कैसे उसको बिठा सकते हैं। तो उनके द्वारा जो कही गई बात है मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं कि उनका मानना यह है कि बलूत जो प्रथा है ये महाराष्ट्र के भूभाग में या महाराष्ट्र के प्रदेश में वहां पे प्रचलित है, लेकिन अछूत ये जो भी कुछ शब्द है या अछूत से संदर्भ संबंधित जो भी कुछ उसका अर्थ है या उसकी जो उसके पीछे का जो आशय है वो लगभग पूरे भारतवर्ष में उसको हम समझते हैं कि अछूत मतलब क्या है। असल में अछूत शब्द का शब्दशः अर्थ है कि जिसको छूना नहीं है, जिसको छूना वर्ज्य है, ऐसे लोग कौन होते हैं? अस्पृश्य, जिसको अस्पृश्य भी कहते हैं, जिसको अछूत कहेंगे। और बलूत जो है लगभग उसी कैटेगरी के, लगभग उसी आशय के जो लोग होते हैं जो महाराष्ट्र में प्रदेश में पाए जाते हैं या उसको चलाने वाले लोग होते हैं। बलूत में भी वही अस्पृश्यता है, बलूत में भी वही दलित लोगों की बात कही जाती है। तो मुझे बताना क्या है कि अनुवादक ने वहां पे दोनों पाठों के बीच में समायोजन करने की भूमिका से उसके जो शीर्षक जो है उसको वहां पे अपनाया है। और उनके द्वारा कही गई बात मैं बता देता हूं कि अनुवाद करते समय हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम किन पाठकों के लिए वो अनुवाद लेके जा रहे हैं और उसके अनुसार वहां पे अनुवाद होना जरूरी है। वो पाठक उस शब्द के संदर्भ में क्या स्वीकारते हैं, उसको उस शब्द के बारे में क्या जानते हैं और वह जो अर्थ विचार जो है उनके पास कौन सा मौजूद है, उसके आधार पर उन शब्दों को वहां पे चुनना जरूरी है। तो इस प्रकार से डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने जब ये बात कही तो मुझे ये सही लगा कि हम मराठी के जो के तो शब्दों का अनुवाद हिंदी में उसके लिए शब्द मिलेगा ही ऐसा कह नहीं सकते। अर्थात वहां पे प्रादेशिक भूभाग अलग है, वहां पे संस्कृति अलग है, वहां पे भाषिक संरचना अलग है, महाराष्ट्र की संरचना अलग है, भूभाग अलग है, उसकी भाषिक व्यवस्था अलग है। तो इन विभेदता के भीतर हमें एक समानता का तत्व वहां पे जोड़ना होता है और अनुवादक का वही दायित्व होता है कि दो रचनाओं को जोड़ने का काम जो है अनुवादक करता है। और वो ये जोड़ने का काम जितनी क्षमता के साथ, जितनी ही ईमानदारी के साथ करेगा, वह अनुवाद जो है उतना सफल होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसलिए अनुवाद के संदर्भ में इतना कह सकते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें और सफल अनुवाद के लिए बताई है, मैं अगले लेक्चर में आपको वो बताऊंगा। लेकिन अब तक इतना समझ लीजिएगा कि सफल अनुवाद वही है जो मूल रचना के समान अनुदित पाठ के पाठकों पर प्रभाव छोड़ता हो। अर्थात मूल रचना के पाठकों पर जो भी प्रभाव वहां पे उपस्थित होता है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, आपने हाल ही में आई हुई 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी मराठी में, सैराट, जिसका नाम आपने सुना होगा और शायद आपने फिल्म भी देखी होगी कि सैराट फिल्म मराठी में बनी और मराठी भूभाग से संबंधित वो फिल्म है।
उसमें जो भी कुछ पात्र है या वहां पे जो भी कुछ डायलॉग बोले गए वो विशेषता मराठी की खासियत है। लेकिन वही फिल्म जब हिंदी में अनुवादित होकर या हिंदी में डबिंग की गई तो मुझे लगता है कि सैराट का जो इफेक्ट है, सैराट का जो प्रभाव है, वह प्रभाव मराठी भाषी दर्शकों पर जितना गिरा उतना प्रभाव जो है जब वह फिल्म हिंदी में चली गई तो मुझे लगता है कि उतना प्रभाव उस पर नहीं आया होगा, क्योंकि मराठी की अपनी एक विशेषता है, मराठी की अपनी एक बोलने की शैली है, अपना एक स्टाइल है, हिंदी की अपनी एक बोलने की शैली है, अपना एक स्टाइल है। तो भाषिक विविधता में वहाँ पे वो आशय के स्तर पर वो फिल्म वहाँ पे लाई गई और हम देखते हैं कि हिंदी के पाठकों पर उसका कितना प्रभाव गिरा और मराठी के पाठकों पर उसका प्रभाव कितना गिरा। तो मुझे लगता है कि इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सफल अनुवाद किसे कहेंगे। सफल अनुवाद वही होगा कि मूल रचना के जो भी पाठक है उनके ऊपर जो भी जितना प्रभाव पड़ा है उतना ही प्रभाव अगर अनुदित पाठ के पाठकों पर वहां पे पड़ जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो अनुवाद सफल होगा या सफल माना जाएगा। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी बातें हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा सफल अनुवाद की विशेषताएं बताई है। मैं अगले लेक्चर में आपको वो प्रस्तुत करूंगा। तो अब तक मैंने जो भी कुछ बताया है उसको भी थोड़ा सा जोड़कर जो है आगे की बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।